हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कौटिल्य के अधिकांश विचारों को देख चुके थे। आज हम कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन कर लेते हैं और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कौटिल्य का क्या योगदान रहा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन करते समय प्रायः पाश्चात्य विचारक, एक प्रसिद्ध विचारक हैं मैकियावेली, उनसे तुलना की जाती है कौटिल्य की। उनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है और कुछ समानताएं खोजी जाती हैं। हालांकि दोनों के टाइम में बहुत अंतर है। कौटिल्य तो बहुत प्राचीन काल के विचारक हैं और मैकियावेली आधुनिक युग के पाश्चात्य विचारक हैं। इनका टाइम रहा था 1469 से 1527 ईस्वी, जिन्होंने मैकियावेली ने अपने चिंतन में नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारिकता का अनुसरण किया था। और दोनों में विशेष रूप से समानता इसलिए खोजी जाती है क्योंकि दोनों ने एक सशक्त राज्य की आवश्यकता प्रतिपादित की थी और दोनों ने ही राज्य कला के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला था। और जिस तरह के उपायों को अपनाने की दोनों बात करते हैं वो भी लगभग एक जैसी बातें करते हैं। मैकियावेली ने नैतिकता के बजाय व्यवहारिकता का अनुसरण किया, कौटिल्य भी ये करते हैं। मैकियावेली को एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जो राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए नैतिकता को छोड़ देने तक की बात करता था, छोड़ देने की सलाह देता था। बल्कि मैकियावेली के अनुसार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए राजा आवश्यकता अनुसार अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, वैध अवैध सभी साधन अपना सकता है। मैकियावेली कहते थे कि राजा को छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन सभी साधन अपना लेने चाहिए अगर अपना उद्देश्य पूरा करना है। तो वो कहता था कि राजा को तो बस राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय माने जाएंगे और उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। वो कहता था कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। ये मैकियावेली का फेमस स्टेटमेंट है। और वो कहता था कि ना कोई चीज़ अच्छी है ना बुरी, ज़रूरत पड़ने पर जो काम आए वही चीज़ सबसे अच्छी है। और वो मैकियावेली राज्य के निरंतर विस्तार की आवश्यकता महसूस करता था। कौटिल्य को देखें हम तो दोनों में समानता है कि कौटिल्य भी मैकियावेली की तरह साम, दान, भेद, दंड किसी भी उपाय को अपनाने की सलाह देते हैं। वो भी एक बड़े कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं जिनके निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो कौटिल्य छल कपट, विष, औषधि, मंत्रों, वशीकरण के विभिन्न उपायों का भी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं अपने अर्थशास्त्र में। अगर हम वास्तव में अर्थशास्त्र को देखें तो बहुत सारे इस तरह के उपाय बता रखे हैं जिससे दूसरे शासक को किस परास्त किया जा सकता है, उसके राज्य में फूट भी डाली जा सकती है इवन, और किस तरह से औषधियाँ बनाई जाती हैं, वशीकरण के लिए क्या उपाय होते हैं, इन सब का वर्णन भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य के कूटनीतिक मार्गदर्शन में ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य ने दूतों और गुप्तचरों को भी जो कार्य सौंपे हैं वो इतने कूट कार्य भी उनको सौंपे हैं कि लगता है कि कौटिल्य और मैकियावेली एक जैसा सोचते हैं और कौटिल्य मैकियावेली से साम्य रखते हैं। तो ये कुछ समानताएं दोनों में दिखाई देती हैं, एक तो साधन को लेकर के और सशक्त राज्य की आवश्यकता को लेकर के। मोटे तौर पर ये दो मुख्य रूप से समानताएं दोनों में दिखाई देती हैं, कूटनीति को लेकर के, विभिन्न उपायों को लेकर के, स्टेट क्राफ्ट को लेकर के। पर दोनों में काफ़ी अंतर है। ये तुलना बल्कि सतही ही दिखाई देती है जब हम वास्तव में विस्तार से दोनों के विचारों को जानते हैं। और विस्तार से पढ़ने के बाद हमें प्रतीत होगा कि कौटिल्य और मैकियावेली न केवल असमान हैं बल्कि एकदम विपरीत हैं। मैकियावेली तो अनिवार्य रूप से साम्राज्यवादी है जो कि शक्ति प्राप्ति को राज्य का चरम लक्ष्य मानता है।
ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। पहली बात हम अंतरों में हमने लिखी है राज्य के लक्ष्य के संबंध में। तो राज्य का लक्ष्य दोनों की नज़र में अलग अलग है। मैकियावेली तो शक्ति प्राप्ति को राज्य का चरम लक्ष्य मानता है, जबकि कौटिल्य प्रजा की तरफ उन्मुख है और राज्य का लक्ष्य मानते हैं वो कौटिल्य की वितरणात्मक न्याय को राज्य सुनिश्चित करेगा, व्यवस्था को बनाए रखेगा, प्रजा के लिए सुख शांति की स्थापना करेगा। तो दोनों का लक्ष्य, राज्य का लक्ष्य को लेकर के जो उनके विचार थे वो अलग हैं। मैकियावेली के लिए शक्ति साध्य है और वो राजा को प्रजा के लिए कुछ करते रहने का परामर्श इसलिए देता है ताकि प्रजा विद्रोह ना करे, ये मैकियावेली ऐसा सोचते हैं। जबकि कौटिल्य के लिए प्रजा का कल्याण ही साध्य है और इसके लिए ही वो राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली राज्य के लक्ष्यों को लेकर के अंतर है। मैकियावेली सिर्फ राज्य का लक्ष्य शक्ति प्राप्ति को बताते हैं, जबकि कौटिल्य प्रजा के कल्याण को, प्रजा की सुख सुविधा को राज्य का लक्ष्य बताते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति हासिल करे, ये जरूर वो बात करते हैं। दूसरा अंतर दोनों के विचारों में दिखाई देता है धर्म और नैतिकता के संबंध में लेकर के जो दोनों चर्चाएं करते हैं। जहाँ मैकियावेली शासन के धूर्तता और कुटिलतापूर्ण और नैतिकता विहीन आचरण का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, इसके विपरीत कौटिल्य शासक को लगातार नीति और धर्म का आचरण करने की सलाह देते हैं। वो राजा को धर्म के नियंत्रण में रखते हैं और कुटिलतापूर्ण आचरण की सलाह तो बस परिस्थितिवश और शत्रु के प्रति ही करने की सलाह देते हैं। ये कूटनीतिक उपाय राज्य की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक रूप में अपनाए जा सकते हैं। कौटिल्य इन उपायों को सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए यूज करने के लिए कहते हैं, प्रजा के विरुद्ध नहीं, प्रजा के लिए इन चीज़ों को वो यूज करना चाहते हैं। यह मैकियावेली और कौटिल्य में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। कौटिल्य बहुत ज़्यादा धर्म पर जोर देते हैं, जबकि मैकियावेली नैतिकता और धर्म दोनों को बिल्कुल तिलांजलि दे देता है। युद्ध के विषय में भी दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। कौटिल्य स्पष्ट रूप से मानते हैं कि शांतिपूर्ण उपायों से ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए और युद्ध तो अंतिम विकल्प मात्र है। युद्ध से तो प्रजा को असुविधा और धन जन की हानि होती है। कौटिल्य ये भी स्पष्ट सलाह देते हैं कि जब प्रजा को हानि होने की संभावना हो तब राजा युद्ध ना करे, जबकि मैकियावेली के लिए युद्ध राज्य के विस्तारवादी उद्देश्यों की प्राप्ति का अनिवार्य साधन है। मैकियावेली युद्ध को सही उचित मानते हैं और युद्ध करने या ना करने का निर्णय मैकियावेली के लिए प्रजा से कोई संबंध नहीं रखता। ये कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में हम समानताएं और अंतर देख चुके हैं और कुल मिलाकर के किसी रिजल्ट पर यदि हम पहुंचना चाहें तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ समानताएं हैं पर अंतर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जो मूल भाव है विचारों का वो अलग है। कौटिल्य के विचारों को हम देख चुके हैं। कौटिल्य एक महान भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में याद किए जाते हैं। उनका जो योगदान रहा उसका जिक्र हम कर लेते हैं। उनका योगदान अद्वितीय रहा। कौटिल्य ने राज्य से जुड़े सैद्धांतिक, संस्थागत और व्यवहारिक तीनों मुद्दों पर बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तार से विवेचन किया है। ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहाँ पिछले जो भारतीय दर्शन रहा, भारतीय साहित्य रहा, उसमें कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहा जा सकता कि प्योरली राजनीति से रिलेटेड है मोटे तौर पर ये जो अर्थशास्त्र है ये मुख्य रूप से एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक प्रश्नों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों चीज़ों पर विचार किया गया है। कौटिल्य का कंट्रीब्यूशन राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी माना जा सकता है कि उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि राज्य साध्य नहीं साधन है। ये कंपैरेटिवली एक मॉडर्न सिद्धांत माना जा सकता है दैवी सिद्धांत की तुलना में। तो कौटिल्य ने किसी ईश्वर वगैरह से राज्य की उत्पत्ति नाम बताकर समझौता करवाया है और राज्य का उदय बताया है, जो डेफिनेटली
एक ज़्यादा आधुनिक विचार दिखाई देता है और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इसको ज़्यादा इसका योगदान माना जा सकता है। और उनका ये मानना कि राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है जो प्रजा की सुरक्षा और उसके सर्वांगीण कल्याण के लिए अस्तित्व में है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। कौटिल्य ने ज्ञान या विद्या की विभिन्न शाखाओं का बहुत विस्तार से विवेचन किया और इसके थ्रू उन्होंने राज्य के अस्तित्व के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट किया, जो हम पहले कर चुके हैं कि त्रयी वार्ता और अन्वीक्षिका को लागू करना ये दंड नीति का कर्तव्य बताया था। तो ये बहुत विद्वतापूर्ण विवेचन उन्होंने किया था और इसके माध्यम से राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को उन्होंने भली भांति स्पष्ट किया और ये उद्घोष करना कि वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य का मुख्य दायित्व है, ये काफ़ी आधुनिक और लोकतांत्रिक विचार है। कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन किया था, फिर भी शासक की निरंकुशता के विचार का उन्होंने पूरी तरह से निषेध किया। वो राजा को किसी भी हालत में निरंकुश नहीं बनाना चाहते थे और शासक पर उन्होंने नीति और धर्म का नियंत्रण तो रखा ही रखा, परामर्शदात्री संस्थाओं जैसे मंत्री परिषद और न्यायपालिका की स्थापना भी उन्होंने करवाई। बहुत सारे दूसरे जो स्मृतिकार थे उसके जैसे मनु और याज्ञवल्क्य वगैरह, इनके विपरीत कौटिल्य ने राजा को जनता और जनमत के द्वारा भी नियंत्रित किए जाने का समर्थन किया है। और कौटिल्य ने यहाँ तक भी कहा कि यदि धर्म और राजकीय आदेश में टकराव हो तो प्रजा को राजकीय आदेश की अवहेलना करने का अधिकार है। एक बड़ी बात थी इस प्राचीन काल में ऐसा कहना। और निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का ना होना श्रेयस्कर है। तो इस तरह की बातें करना, ऐसे कथन एक जनता द्वारा नियंत्रित और कानून के शासन के नज़दीक दिखाई देते हैं। एक मर्यादित शासन की बात करते हुए यहाँ कौटिल्य दिखाई देते हैं, जो हमें अपने वर्तमान जो राजनीतिक समय है उसके नज़दीक ज़्यादा दिखाई देता है। कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया और बहुत विस्तार से उन्होंने शासन के दायित्वों को प्रकट किया। हम राज्य के कार्यों में उनका जिक्र कर चुके हैं और यहाँ हम देखते हैं कि कौटिल्य ने न सिर्फ प्रजा की सुरक्षा बल्कि प्रजा के कल्याण से संबंधित लगभग समस्त कार्य, मतलब इवन कृषि की उन्नति, सिंचाई की उन्नति और पर्यावरण तक की बात भी कौटिल्य ने उस समय की और ये सारी जिम्मेदारियां उन्होंने राज्य को सौंपी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान था कौटिल्य का, जो वर्तमान लोक कल्याणकारी स्वरूप जो राज्य का भी बनता चला जा रहा है उसके नज़दीक कौटिल्य दिखाई देते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक उन्होंने राज्य को कार्य सौंपे हैं। क्योंकि कौटिल्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति में, प्रजा की सुख शांति को दिलाने में राज्य का पूरा योगदान रखना चाहते हैं। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बहुत विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं और ये अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत विस्तार से किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन किया जाना चाहिए, कितने तरह के विभाग होने चाहिए और किस प्रक्रिया से वे लोग काम करेंगे, किस तरह से कार्मिकों का चयन और उनके अधिकार और उनके कर्तव्य और उनका वेतन निर्धारित होना चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से विचार किया है और ये एक उत्कृष्ट प्रशासनिक दर्शन उनका दिखाई देता है। ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा इस क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में जो उनके विचार थे वो तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। दूत व्यवस्था किस तरह से संचालित की जानी चाहिए, गुप्तचर किस तरह से नियुक्त होने चाहिए, कितने तरह के गुप्तचर, कितने तरह के दूत होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, कहाँ कहाँ उनको नियुक्त करना चाहिए, किस तरह से पूरी तरह से राज्य उनको यूज़ करके अपने आप को सशक्त बना सकता है, इसका बहुत व्यवस्थित और बहुत बारीकी से विवेचन कौटिल्य ने किया है। मंडल सिद्धांत, षाडगुण्य नीति, चार उपाय, ये सब जो सैद्धांतिक पक्ष थे उनका अभी कौटिल्य ने बहुत विस्तार से विवेचन किया। मंडल सिद्धांत का को हम बहुत विस्तार से देख चुके हैं और उसका यूज़ करके किस तरह से राज्य सशक्त बन सकता है,
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये हम देख चुके हैं। और हमने ये भी जाना कि मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिखाई देती है। मंडल सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है अगर उसको हम आज के समय पर देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य के विचारों का काफ़ी योगदान रहा। दंड, न्याय और न्यायपालिका पर भी कौटिल्य का दृष्टिकोण बहुत विवेक सम्मत था और उन्होंने न्यायिक शक्ति को राजा की निजी शक्ति नहीं माना, बल्कि उसको एक संस्थागत शक्ति माना और एक कई न्यायाधीशों वाली न्यायपालिका के गठन की बात कही उन्होंने। अपराधों और दंडों का भी कौटिल्य ने बहुत व्यवस्थित और बहुत विस्तृत विवेचन किया, बहुत वैज्ञानिक विवेचन किया और कोई भी बात अतार्किक नहीं नजर आती जब हम इसको बहुत विस्तार से देखते हैं, जब उसको अंदर से हम अध्ययन करते हैं। दंड की मात्रा, दंड की प्रकृति, किस तरह से अपराध की गंभीरता के अनुपात में की जानी चाहिए, वो कौटिल्य विस्तार से इस पर अपने विचार देते हैं। मनु जबकि कहीं कहीं वर्ण पर आधारित भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं, कौटिल्य में इस तरह का भेद नहीं दिखाई देता है। कौटिल्य ने वर्ण के आधार पर नहीं बल्कि अपराध के आधार पर दंडों का निर्धारण किया है। इसके अलावा किस तरह से न्यायालयों की संरचना होनी चाहिए, दीवानी और फौजदारी अलग अलग न्यायालय होने चाहिए या न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से संचालित की जानी चाहिए, साक्षी कौन होना चाहिए, वादी, प्रतिवादी और अभियुक्तों के क्या अधिकार होते हैं, न्यायाधीशों की क्या अधिकार और क्या मर्यादाएं होती हैं, इसका एक बहुत विस्तृत और तार्किक विवेचन कौटिल्य ने किया है। तो इन सब क्षेत्रों में कौटिल्य के विचारों को जानकर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके जो विचार रहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण थे ही, बल्कि विश्व के महानतम दार्शनिकों में उनकी गणना की जानी चाहिए। ऐसा हम उनके विचारों के अध्ययन के उपरांत कह सकते हैं। जितना राज्य का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का जितना समृद्ध विवेचन कौटिल्य ने किया है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यह हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को पूरी तरह से देख चुके हैं। धन्यवाद।